सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैबलोस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस सीरीज़ की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें यहाँ से स्टार्ट होगा, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 2.1 से। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया और W/W और W/V और V/V साथ में ppm के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे है जिसमें साफ आप देख पा रहे हैं कि पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज में यूज होता है उसका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया है 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास। ठीक, तो 20% बाय मास लिखा है, मतलब कि ये W/W का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या, बोलने का क्या मतलब है, देखिए बोलने का इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है आपका, जो सॉल्यूशन है उसमें 20%, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें 20% क्या है, 20% आपका 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक है, 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। 20% आप बोले तो 20% का मतलब जैसे ऊपर जो पिछले वीडियोस में आपको बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है। ठीक, 20 ग्राम सॉल्यूट है और रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग क्या हुआ, मतलब रिमेनिंग 20 ग्राम सॉल्यूट किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो नेट बच क्या गया, 80 ग्राम सॉल्वेंट बच गया। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ से सोच सकते हैं। ठीक है, तो 80 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और 20 ग्राम जो है ये सॉल्यूट है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या बताया, जैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, प्लस मोल डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस वाटर। तो इस फॉर्मूला पे आपको सेट करना है सबको। ठीक है, तो मोल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मोल्स को कैलकुलेट किया है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल्स का मोल्स को कैलकुलेट किया, 20 ग्राम था। मोल्स का फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास यहाँ पे क्या है, 20 ग्राम आपको पता चल गया, 20% लिखा था इसलिए क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम। और यहाँ पे क्या है, 62 इसका मोलर मास आया, मोलर मास कैलकुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। ठीक है, इस तरीके से है, तो 62 ग्राम हो गया। ठीक, तो 20 डिवाइडेड बाय 62 ग्राम कर दिए, तो ये आ गया इसका मोल, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। सिमिलरली वाटर का मोल यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, 80 ग्राम है, 80 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल किए हैं, तो 4.444 मोल आ गया। ठीक है, तो वाटर का भी मोल अपने को पता है, अब सिंपल इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे, मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मोल्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, आपको यहाँ पे फिर मोल फ्रैक्शन निकाला गया है। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे देखें कितना आया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आया है 0.68। जब आप 12 क्लास के लिए बनाएं तो ट्राई करें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है आपको, अपने मैनुअल मतलब हाथ से कैलकुलेट करना है, या फिर जैसा भी मल्टीप्लाई करते हो उस तरीके से। कैलकुलेटर क्योंकि एग्ज़ाम में ले जाने नहीं मिलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल को भी वर्कआउट करें, यहाँ पे टाइम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करना है, एक एक एग्जाम्पल को खुद से कैलकुलेट करना है कि 18 को आप ऐसे डिवाइड, जैसे बचपन में डिवाइड देते थे, 18 को 80 से ऐसे डिवाइड देंगे 4 टाइम्स में। ठीक है, जितना आएगा उसके हिसाब से वैसे करके इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड देंगे, खुद से डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद फिर जब मोल फ्रैक्शन आपका एक मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट C1 है, C2 है, ठीक है, तो उसका सम क्या होता है, सम होता है 1।
ठीक है। तो जब पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, तो इसलिए दूसरा कंपोनेंट का आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेट करके, या 1 से डायरेक्टली पहले वाले का मोल फ्रैक्शन जो आया उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एज 1 सब्ट्रैक्ट बाय 0.068 इक्वल टू 0.932। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ना आपका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब जब एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को आप आपस में ऐड करते हैं तो नेट रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी का बात कर रहे हैं, बाइनरी मतलब दो चीज़ है इसमें। ठीक है, दो कंपोनेंट एडेड है, एक आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, दूसरा वाटर है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन जब उसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको मिल गया। होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोलैरिटी में। ठीक है, तो मोलैरिटी को देखेंगे ध्यान से। मोलैरिटी, ठीक है, देखिए मोलैरिटी किसको बोल रहे हैं। मोलैरिटी मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्यूबिक 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी दिया है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब ये, या डीएम क्यूब भी बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जैसे ऊपर वाला ही सॉल्यूशन बनाए 20% बोल रहा है। ठीक है, 20% बोल रहा है, तो आपको 20% मतलब क्या कि इसमें अब यहाँ पे परसेंटेज में बताते थे, जैसे ग्राम में बता रहे हैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर दिए 80 ग्राम सॉल्वेंट में, तो नेट वेट जो हुआ 1000 ग्राम बन गया सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाले में होता है। मोलैरिटी में क्या करना है, जो सॉल्यूट है ना उसका आपको मोल कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए आप 10 ग्राम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका आपको पूरा वॉल्यूम बताना है कि कितना लीटर सॉल्यूशन बना। ठीक है, कितना लीटर सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन को बनाने में कितना मोल सॉल्यूट आप उसमें डाले हो। जैसे 10 लीटर सॉल्यूशन बनाए हो तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट ऐड अप किए हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसको जब इस रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम लोग का मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाता है। वही चीज़ बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दिया है, यदि कोई बंदा आपको बोल रहा है कि 0.25 मोल लीटर, ठीक है, 0.25 मोल पर लीटर, आपका इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि ऊपर मोल है और नीचे लीटर है तो मोल पर लीटर हो गया, और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, ये सॉल्यूशन है NaOH का। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका मतलब ये निकालेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें कितना मोल सोडियम डाला हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल है, 0.25 मोल है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन में 0.25 सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो इससे मोलैरिटी से हमें यही समझ में आता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोलैरिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। सिमिलरली यदि हम आपको बोल दें 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। ठीक, बस कंफ्यूजन में ये होता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे जो हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे उसमें सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मोलैरिटी में हमेशा सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, और मोलैलिटी में क्या रहता है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल है मोलैरिटी से रिलेटेड, जिसमें आपको सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोला है। 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन है, तो इसमें मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल आपको मोल निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं या मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, 23 + 16 + 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल आता है इसका मोलर मास। तो 5 ग्राम आपको दिया है, 5 डिवाइडेड बाय कितना करना है 40, इससे क्या कैलकुलेट होगा, मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो आएगा कितना 0.125 मोल, ये मोल आ गया। अब पूछ रहा है कि इसको हम डिसॉल्व करेंगे किसमें,
450 ml, 450 ml को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में, तो ऊपर 1000 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाला चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ml को लीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, लीटर को ml में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना आंसर आ गया, 0.278। तो ये इसका क्या हो गया, मोलरिटी हो गया। सेम चीज़ को लीटर को देखो, पर लीटर है तो इसको डेसीमीटर क्यूब में भी लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक। तो सेम बात है दोनों, ये तीनों या तो कैपिटल एम लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। यदि आप ऐसे एग्जाम में नहीं लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। यदि आप 0.278 लिख दोगे तो ये गलत आंसर होगा, लेकिन आपको इसका यूनिट लिखना होगा, ठीक है। या तो मोल पर लीटर लिखो या कैपिटल एम लिखो, ठीक है, या मोलारिटी लिखो, इस तरीके से लिखना होगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका मोलालिटी, ठीक है। ध्यान देंगे, मोलालिटी, वहाँ पे मोलारिटी था, यहाँ पे मोलालिटी है। मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, ठीक है। मोलारिटी था तो कैपिटल एम होता था, ठीक है। अब मोलालिटी है तो स्मॉल एम है, ठीक। अब इसको कैसे, ये भी सेम चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देख रहे हैं यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ पे क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। ये बात को एकदम ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि कहाँ पे सॉल्यूशन है और कहाँ पे सॉल्वेंट है। तो जहाँ पे केजी का बात आएगा वहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। जहाँ पे केजी का बात आएगा वहाँ पे सॉल्वेंट है, और जहाँ पे आपका इसका बात आएगा जहाँ पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मोलारिटी और मोलालिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलालिटी में देखेंगे कि मोलालिटी स्मॉल एम से है, और ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। अब सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कि 1 मोल पर केजी लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मोल पर केजी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 मोल पर केजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है। 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक। तो ये चीज़ है इसका मतलब। फॉर एग्जांपल 1, जैसे यहाँ पे दिया है कि 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल, ठीक है, 1 मोल 74.5 ग्राम। अब यहाँ KCl का 1 मोल में कितना होगा, KCl का यदि आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 74.5 ग्राम। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 74.5 ग्राम को, ठीक है, 1 केजी वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, ठीक। तो 1 मोल पर केजी KCl सॉल्यूशन का मोलालिटी जो यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 74.5 ग्राम KCl को 1 केजी वाटर में डिजोल्व कर दिया। वाटर का डेंसिटी 1 होता है, ठीक है, तो इसलिए 1 केजी ऑफ वाटर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। तो मोलारिटी में डिफरेंस है, मोलालिटी में सॉल्वेंट का बात होता है और केजी में बात होता है, और मोलारिटी में सॉल्यूशन का बात होता है और लीटर में बात होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें क्या है कि ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स है कि मतलब यदि मान लो किसी में कुछ डिमेरिट नहीं रहता तो अगले का खोज नहीं होता, क्योंकि एक सब का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए और भी मेथड्स को यहाँ पे रखा गया है। तो जैसे मास परसेंटेज है अपने पास, पीपीएम है, मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी है, ठीक है, इस तरीके के है सारे। कुछ एक सबका कुछ ना कुछ बेनिफिट है, सबका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, इसलिए हम लोग के पास एक से ज़्यादा है। जहाँ पे जिस सिचुएशन में जो सूटेबल है उस सिचुएशन में हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी, ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब इनको टेम्परेचर से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, इनको टेम्परेचर से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो मोलारिटी है, ठीक है, मोलारिटी है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, कि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मोलारिटी बढ़ेगा, घटेगा, और इस तरीके से मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, ठीक है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वॉल्यूम टर्म आता है मोलालिटी में, तुम्हारा क्या वॉल्यूम का टर्म आता है, ठीक है।
वॉल्यूम का टर्म आता है तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। ठीक है, तो मोलालिटी में तुम देख रहे हो, मोलालिटी में मास वाला टर्म आ रहा है, केजी में बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन मोलारिटी में क्या होता है, लीटर वाला बात आ रहा है। तो इसलिए मोलालिटी क्या है, डिपेंड करेगा, मोलालिटी डिपेंड करेगा तुम्हारा टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि जैसे मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व था। ठीक है, मोलारिटी में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व था, तो इस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, मतलब टेम्परेचर से के कारण मोलारिटी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो जैसे V/V परसेंटेज हम लोग पढ़ें, W/V पढ़ें, तो क्या ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? क्या ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? ये चीज़ आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में करके बताएं। जब 2-3 लोग कमेंट करेंगे उसके बाद मैं इसका आंसर वहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, V/V और W/V क्या ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? आपको ये बात वहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको बात समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.3, इसमें क्या बताया है, यहाँ पे यार बोला है कि मोलालिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलालिटी कैलकुलेट करना है। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यही सब खूबसूरती है एनसीईआरटी की, CH3COOH। ठीक है, कि मोलालिटी कैलकुलेट करना है, ग्राम ऑफ इथेनोइक 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दिया है, 75 ग्राम बेंजीन दिया है। अब हम लोग को पता है यार कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट किसको बोलते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होता है, तो 2.5 ग्राम कम है या 75 ग्राम कम है, तो ऑफकोर्स 2.5 ग्राम कम है। तो सॉल्यूट क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तो यार यहाँ पे मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो। मोलालिटी में हमेशा हम लोग सॉल्वेंट का बात करते हैं। ठीक है, कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा इथेनोइक एसिड का, तो इथेनोइक एसिड का मोलर मास होता है 60 ग्राम, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दे। इस बुक में मतलब यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन मेरे सिस्टम में नहीं शो कर रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन जहाँ पे वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 12 × 2, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 60 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो इसका मोल कितना है, मतलब अब इसका मोल निकालना होगा हम लोग को, तो गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना है 60, तो मोल कितना आएगा 0.0417 मोल आएगा। ठीक है, मोल निकल गया। अब सिंपल आपको देखना है कि इतना मोल को कितना ग्राम में डिसॉल्व किया गया है 75, तो 75 ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.556 मोल पर केजी। ठीक है, पर केजी लिख दे या फिर 0.556 स्मॉल m लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो मोलालिटी का जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इसी तरीके से आप देखते रहें। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइन बाय लाइन समझ में आ रही होगी एनसीईआरटी। कोई भी यदि डाउट रहे, रत्ती भर का भी कुछ भी डाउट रहे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लस यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर बने रहें। ठीक है, थैंक यू।